सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे, आप माइक ले लीजिए। जब आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और मुझे मालूम चला इनसे बातचीत से कि अभी 1.5 ही साल हुआ है इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक कितनी उपलब्धियां आरईसी लिमिटेड के नाम रही हैं? जी, मैंने आरईसी मई 2022 में ज्वाइन किया था। तो सबसे बड़ा माइलस्टोन था, आरईसी बिकेम ए महारत्ना कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। उसके पश्चात भारत सरकार ने आरईसी को अलाउ किया कि नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में भी डाइवर्सिफाई करने की अनुमति दी गई। तो पिछले वर्ष सबसे बड़ी उपलब्धि का वर्ष रहा आरईसी के लिए। हाईएस्ट एवर सैंक्शन और 2,68,000 हमने लास्ट ईयर अप्रूवल दिया था, और हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट टुक प्लेस अमाउंटिंग टू अबाउट 97,000 करोड़। तो ओवरऑल हमारा तो आपके आते ही धन वर्षा होने लगी। 1.5 साल में खूब कंपनी ने पैसे कमाए और शेयर मार्केट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा आपकी कंपनी का। जी जी जी। अभी जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से आपने जब ज्वाइन किया तब से अब में कितना फर्क है? लगभग अभी आरईसी के शेयर प्राइस में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। जब मैंने ज्वाइन किया था उसका शेयर प्राइस लगभग 100 रुपये थे, आज 440 रुपये क्रॉस कर गया है। सर, ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का जो विजन है प्रधानमंत्री का, उसमें आप किस तरीके से अपनी कंपनी का योगदान देखते हैं, और साथ ही ओवरऑल पावर सेक्टर का, अगर हम पावर एंड एनर्जी की बात करें तो? जी, आरईसी वाज नोन एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। आरईसी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। भारत सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में हमने यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी पिछले 3-4 सालों में पूर्ण किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2015 को घोषणा की थी कि हम 1000 दिन में 100% विलेज का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। ये लक्ष्य हमने 987 दिन में पूर्ण कर लिया। इसी तरह हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हमने 18 महीने में पूर्ण किया। लगभग 2,86,00,000 घरों को हमने विद्युतीकृत किया। अब रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत 24/7 रिलायबल अफोर्डेबल पावर हम सभी उपभोक्ताओं को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और साथ ही साथ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। विकसित भारत के रूप में जब हम 2047 के रूप में देखते हैं, अभी भारत विकासशील देश है और भारत में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मात्र 1/3 है वर्ल्ड एवरेज का। भारत के पर कैपिटा कंजम्पशन लगभग 1100 किलोवाट आवर मतलब प्रति यूनिट है, जो कि वर्ल्ड एवरेज लगभग 3,300 यूनिट प्रति वर्ष होती है पर कैपिटा। जब हम विकासशील देश से विकसित देश बनेंगे तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी भी वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा होगा। जो हमारे विकसित देश हैं उनका पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी लगभग 10 से 12 गुना वर्ल्ड एवरेज से है। बट भारत की खासियत यह है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं। जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, उस पे हम लोग ने पेरिस में जब COP21 हुआ था 2015 में, तो भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 30 से 35% 2030 तक कम कर लेंगे 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। परंतु यह लक्ष्य हमने 2021 में ही पूर्ण कर लिया। इसलिए हमने अपना एम्बिशन बढ़ा के एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2030 के अंदर। तो जब हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ेंगे अगले 25 वर्षों में, तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, परंतु उस रेशियो में हमारा पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उतना बढ़ेगा नहीं, और हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में सफल रहेंगे, ये हमारा मानना है। अगर सर हम 2014 से लेकर अब हम 2023 में हैं, तब से लेकर अब तक आरईसी लिमिटेड का ग्राफ कैसा देखते हैं आप? क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? आपने कहा है महारत्ना कंपनी तो बनी गई है, इसके साथ ही शेयर प्राइसेस में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा 2014 से पहले किस तरीके से सरकार में आप बदलाव देखते हैं, उनके कोऑपरेशन में, और जो एक गैप
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सरकार में पहले देखा जाता था, क्या वो अब भी मौजूद है? जी, 2014 में कुछ ऐसे गांव थे जब विद्युतीकृत नहीं थे, तो सबसे पहला लक्ष्य जो मिनिस्ट्री पावर ने लिया था, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखा था। 100% गाँव का विद्युतीकरण करना था और हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिफिकेशन करना था। साथ ही साथ विभिन्न रिफॉर्म मेजर लिए गए भारत सरकार के द्वारा, जिसमें के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ड्यूज़ कम होने लगे, लीगेसी सब्सिडीज कम होने लगे हैं, एटीएनसी लॉसेस में काफ़ी कमी हुई है। साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज, उस गैप को में भी काफ़ी कमी होते जा रही है। इस रिफॉर्म मेजर के कारण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो वित्तीय स्थिति है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ एक लेट पेमेंट सरचार्ज रूल लाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसने भी विभिन्न जनरेटिंग कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज के ड्यूज़ को क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पावर डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, विशेषकर पोस्ट कोविड पीरियड में पिछले 1-2 वर्षों से पावर डिमांड 8.8% से ज़्यादा बढ़ रही है। तो पावर डिमांड बढ़ने से हम लोग ने अपने जनरेशन कैपेसिटी जो है, भारत अपने आत्मनिर्भर है, जो हमारे जनरेशन कैपेसिटी लगभग 418 गीगावाट कैपेसिटी है, वो हम अपनी पूरी ऊर्जा की ज़रूरत को पूर्ण कर पा रहे हैं। परंतु अब हम धीरे धीरे एनर्जी ट्रांजिशन में अपना फोकस रखा है हमने, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड से हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में बढ़ रहे हैं और 2030 तक जो अभी नॉन फॉसिल फ्यूल की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमारी लगभग 180 गीगावाट की, इसको बढ़ा के हम 500 गीगावाट की कैपेसिटी में बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सर, रूरल और अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से फ़र्क होता है वर्किंग में और आपका जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें? देखिए, जो शहरी क्षेत्र हैं वो काफ़ी, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अभी तक हमारा प्रयत्न रहा है कि जो रिलायबल पावर सप्लाई है वो 24 घंटे देने का प्रयत्न किया गया, परंतु अभी तक सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राज्य सरकारों के सहयोग से हम लोग शहरी क्षेत्रों में लगभग 23 से 23.5 घंटे प्रतिदिन की बिजली दे पा रहे हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र जो कि फैले हुए हैं, काफ़ी डिस्टेंस रहता है, वहाँ पे हम लोग अभी लगभग 22 घंटे ही बिजली दे पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि निकट भविष्य में हमें पूरे 24 घंटे सतत बिजली उपलब्ध करा सकें ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अगर मैं निजीकरण की बात करूं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो निजीकरण की वजह से, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, एकमात्र, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही करिएगा, एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जाती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप आने वाले वक्त में और राज्यों के लिए देख सकते हैं? जरूर। जैसे मैं इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के बारे में कहना चाहूँगा। देश में टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी लगभग 418 गीगावाट है। उसमें से 51% लगभग 212 गीगावाट कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर में है। पावर जनरेशन का 51% प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट से आ रहा है, 24% सेंट्रल सेक्टर के पावर प्लांट से आता है और लगभग 25% स्टेट सेक्टर के पावर प्लांट से आता है। जहाँ तक वितरण की क्षेत्र की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में कुछ डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज किया गया है। वहाँ पे देखा, जैसा आपने एकदम सही कहा है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में और गुजरात में जहाँ भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना वितरण का काम लिया है, वहाँ पे एफिशिएंसी अच्छी रही है और उपभोक्ताओं को लगभग पूरी तरह 24 घंटे की बिजली। दिल्ली में बिजली जाती है सर, तो उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर महाराष्ट्र और दिल्ली को आप कंपेयर करेंगे तो मैं ये कहूँगी दिल्ली में बिजली जाती है। तो उसके लिए भी एक हम जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में जो एनडीएमसी एरिया में उसको भारत सरकार ने लिया हुआ है, उसमें भी अब बिजली की सुविधा बढ़ेगी। परंतु जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इनहेरेंटली जो एफिशिएंसी का फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें उपभोक्ताओं को भी बिजली का सतत उपलब्धता हो पाएगी। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आरईसी लिमिटेड
सर ये जो आपका एक करियर शिफ्ट रहा, मतलब अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं आप, लेकिन एक करियर शिफ्ट इसे कहेंगे क्योंकि अब एक महारत्न कंपनी को चलाना और उसके कामकाज को देखना, कितना बड़ा फ़र्क इसमें आप देखते हैं? इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कॉरपोरेट गवर्नेंस और जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑब्लिगेशंस पॉलिसी का है, तो उसमें काफ़ी अंतर है भारत सरकार में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करना और पब्लिक सेक्टर में काम करने का, परंतु दोनों ही एक तरह में अलग तरह का चैलेंज होता है। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैलेंज रहता है और भारत सरकार में जब हम या राज्य सरकारों में जो प्रशासनिक सेवा के पद में रहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग रोल में अलग तरह के चैलेंजेस रहते हैं। सर आपने सच नहीं बताया। इसमें एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जिस तरह का रेड टेपिज्म हम पहले देखते थे और बार बार लोग कहते हैं कि सरकारी ढर्रा जो है बड़ा स्लो चलता है कई बार, अब उन चीज़ों में सुधार आप देखते हैं? जी, काफ़ी सुधार आया है। अब एक्सेस टू पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जिला कलेक्टर को से मिलने को लोगों को बहुत टाइम लगता था, परंतु आजकल अधिकतर राज्यों में जिला कलेक्टर हो या डिस्ट्रिक्ट जो एसडीएम्स हैं, वो इजीली एक्सेसिबल हैं पब्लिक के लिए और उनकी जनता के प्रति जवाबदेही में भी काफ़ी सुधार आया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर और अपना समय देने के लिए। ज़ोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए।